हेलो ऑल। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी बहुत बेहतर होंगे। आज हम लोग बात करेंगे कर्नाटक के उडुपी में होने वाले हिजाब के विवाद के ऊपर। दरअसल वहाँ पे हुआ क्या, जिस तरीके से स्कूल कॉलेज चलते हैं, सभी स्टूडेंट्स अपने यूनिफॉर्म पे जा रहे थे कंटिन्यूसली, लेकिन अचानक से ऐसा होता है कि वहाँ पे कुछ छात्राएँ हिजाब पहन कर आना शुरू करती हैं, जिसके विरोध में वहाँ के और स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं और फिर उसके बाद वहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। ये छात्रों का विवाद धीरे धीरे निकलकर एक स्कूल की सीमाओं को तोड़कर पूरे कर्नाटक में, फिर कर्नाटक के बाद ये पूरे धीरे धीरे समाचार पत्रों से होते हुए पूरे देश में और विदेशों तक ये फैल चुका होता है। अब इसमें आज की जो स्थिति है वो ये है कि विवाद इतना बढ़ चुका था कि कर्नाटक के एडमिनिस्ट्रेशन को एक हफ्ते के लिए स्कूलों को बंद करने का ऐलान करना पड़ा और साथ ही हाई कोर्ट में इस समय मुकदमा पेंडिंग है। हाई कोर्ट में जो जज सुनवाई कर रहे थे उन्होंने इसको बड़ी पीठ को सौंप दिया है। अब एक तरीके से ये संवैधानिक पीठ को के समक्ष ये मुकदमा जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट की भी इस पर टिप्पणियाँ आ रही हैं। उनका कहना है कि हम हर स्थिति को देख रहे हैं और समय आने पर ही अपना इंटरवेंशन करेंगे। तो इस तरीके से ये एक राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गया है कि आखिर हिजाब इतना आवश्यक क्यों है और क्या हिजाब स्कूल कॉलेज में या फिर ऐसी एजेंसी ऐसी संस्थाओं में जहाँ पे ज़्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हों, जहाँ पे एक यूनिफॉर्म हो, ड्रेस कोड हो, वहाँ पे हिजाब यूनिफॉर्म का हिस्सा हो सकता है या नहीं हो सकता है। इस तरीके की बहस पूरे देश में ज़ोरों पर है। हम लोग ज़रा बात करेंगे अपने हिंदू परंपरा या फिर अपनी भारतीय संस्कृति के पुरातन समय के बारे में और वहाँ से चीज़ों को जोड़ते हुए यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। समय वैदिक पीरियड। उस समय की स्थिति, सभा और समितियाँ ये निर्धारण करती थी शासन चलाने के नियमों को। उस पर सभा होती थी और समिति का पूरा नियंत्रण होता था सभा पर। दोनों जगहों पे महिलाओं की बराबर भागीदारी होती थी। महिलाएं उस पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थीं। प्रशासन संबंधी सभी कामकाजों को देख सकती थी। पर्दा सिस्टम नहीं था, सती जैसा सिस्टम नहीं था, बाल विवाह जैसा सिस्टम नहीं था। इस तरीके से एक बराबरी का हक समाज में व्याप्त था। उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ी। लेटर वैदिक, वहाँ पर एक तरीके से महिलाओं को द्वयम दर्जे का व्यक्ति समझा जाना शुरू हुआ। कुल मिलाकर एक व्यवस्थित समाज में रूढ़ियाँ प्रवेश करना प्रारंभ कर चुकी थीं। महिलाओं को पर्दा करना और साथ ही शिक्षा के अधिकार से वंचित करना प्रारंभ हुआ। ये महज शुरुआत थी। अब जब कोई भी समाज हो, दुनिया का कोई भी समाज हो, अगर वो आगे बढ़ेगा तो उसमें रूढ़ियाँ और उसमें समस्याएं आनी ही आनी हैं। लेकिन ये समाज की जिम्मेदारी है कि समय के साथ आने वाली बुराइयों को वो कितनी जल्दी और किस हद तक दूर कर पा रहे हैं। यदि कोई समाज परिवर्तनशील नहीं है तो यकीन मानिए वो बहुत जर्जर हो चुका है। उसने एक ऐसी व्यवस्था बना दी है जिसमें बहुत लोगों का दम घुट तो रहा है, लेकिन वो उसके खिलाफ बोल नहीं पा रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं। लेटर वैदिक, वैदिक पीरियड से बहुत आगे निकल के हम कॉलोनियल पीरियड, उसके पहले हम मेडिवल पीरियड पे आते हैं। मध्यकाल। मध्यकाल ऐसा काल जब विदेशियों का भारत में आना शुरू हुआ। उसके पहले भारत एक हिंदू संस्कृति था, एकमात्र हिंदू संस्कृति था। कुछ कुछ शक, कुषाण, इस तरह से इन्वेजन हुए यहाँ पे, उनका आना हुआ, लेकिन ओवरऑल ये कह सकते हैं कि हिंदू, बौद्ध, जैन इन्हीं का घर था ये, जिनकी परंपराएं आपस में पूरी तरह से मेल खाती थी। जब मध्यकाल में पहले सल्तनत पीरियड 1192 से अगर मोटे तौर पर माने, गौरी के बाद से तुगलक, फिर खिलजी, फिर सैयद और उसके बाद मुगल्स, तो एक क्रम के हिसाब से चीज़ें आती चली गईं और फिर उसके बाद कॉलोनियल पीरियड स्टार्ट हो गया। मतलब यहाँ पर कौन, पहले तुर्क आए, फिर मुग़ल आए, फिर
ब्रिटिश कंपनियों का आना शुरू हुआ। सबसे पहले पोर्चुगीज़ आए, फिर उसके बाद पोर्चुगीज़ के बाद डच आए, इंग्लिश कंपनियाँ आई, फिर उसके बाद फ्रांस आया, उसके बाद और छोटे छोटे देश। इनमें कितने लोग आए? और अगर आप ये देखें कि जब पोर्चुगीज़ जो आए, जब उनके बारे में आप देखेंगे तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो एक हाथ में बाइबिल और एक हाथ में तलवार ये लेकर एंट्री किए यहाँ पे। और उनका कहना ये था कि धन तो यहाँ से हम कमाएंगे, लेकिन साथ में हमारा उद्देश्य है, छुपा हुआ एजेंडा है कि यहाँ पे लोगों को ईसाई धर्म के प्रति जागरूक करना। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद साल दर साल 14th सेंचुरी, 15th सेंचुरी, 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 18th और आती है 19th सेंचुरी। लेकिन एक सबसे अच्छी बात ये थी कि समाज के तौर पर हमारे हिंदुस्तान में एक सामाजिक चेतना आगे बढ़ रही थी। अब ये सामाजिक चेतना जो थी ये हिंदू धर्म में ही व्याप्त बुराइयों के खिलाफ थी। उस समय तक सती सिस्टम इतना तीव्रतम गति पकड़ चुका था कि ऑलमोस्ट हर महिला सती होना चाहती थी। यदि उसके घर में कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हुई है तो वहाँ पर सती होना ये इतना उसे बहुत ही गौरवपूर्ण बता दिया गया था, इस तरीके से कि वो महिला को सती होना एक निश्चित प्रैक्टिस बना दी गई थी। अब ये कहीं ना कहीं इसको धर्म से अगर हम जोड़ें तो रामायण महाभारत में इसका वृत्तांत भी मिलेगा। लेकिन अगर अब हम इसे ये कह दें कि ये हमारे धर्म का हिस्सा है और ये बहुत आवश्यक प्रैक्टिस थी, तो बिल्कुल भी नहीं। उस समय 19th सेंचुरी के शुरुआत में राजा राम मोहन राय जैसे लोगों ने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। खुद उसी धर्म में होते हुए उसी धर्म के खिलाफ आवाज़ उठाना ये बड़ी बात होती है। लेकिन ये सबसे अच्छी बात होती है कि अगर कोई ऐसी प्रथा हमारे समाज में घर कर रही है जो वास्तव में बुरी है, जो ठीक नहीं है समाज के लिए, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना ही चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों की एक लंबी फहरिस्त है। हेनरी विवियन डेरेजियो, कौन नहीं जानता, यंग बंगाल आंदोलन, इतने अतिवादी विचार 19th सेंचुरी में अगर आज आप पढ़ लें तो लगेगा कि उस समय इसकी कल्पना की जा सकती है, जिस तरह की बातें उस आंदोलन के तहत कही गई थीं। लेकिन खुशी की बात है कि ऐसे तर्कपूर्ण विचार रखे गए, मानववाद की परिकल्पना को और आगे बढ़ाया गया, ह्यूमैनिटिज्म को और प्रमोट किया गया। तो इस तरीके से समाज समय के साथ आगे बढ़ता गया। 1829 का साल जब सती प्रथा को बैन कर दिया गया। विलियम बेंटिंग थे यहाँ के गवर्नर जनरल, और इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती गईं। तो एक समाज के तौर पर क्या क्या बदलाव हुआ है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर, हेनरी विवियन डेरेजियो का नाम लिया, विरसा रामलिंगम का नाम लिया, राजा राम मोहन राय तो थे ही थे। इस तरीके से सैकड़ों हजारों जो विचारक थे जिन्होंने इसी धर्म के बारे में विवेचना की, तर्क के आधार पे इसमें व्याप्त बुराइयों को दूर हटाने की कोशिश की। महिलाओं के बारे में बात कर लें, पंडिता रमाबाई, ज्योतिबा फुले की वाइफ जो उनकी पत्नी थी सावित्री फुले, और साथ में जिनका आज जन्मदिन है सरोजनी नायडू। इसी तरह से एक मुस्लिम महिला हैं शेख फातिमा शेख। दरअसल सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख में एक ख़ास रिलेशन ये था कि ये दोनों एक ही घर में रह रही थीं, एक ही स्कूल में पढ़ा रही थीं। तो इस लिहाज से इन दोनों को ही इस बात का गौरव प्राप्त है कि ये पहली महिला शिक्षिका रही हैं आधुनिक काल की। तो इस तरीके से समाज में परिवर्तन को लाया गया। और सबसे धन्यवाद की बात ये है कि समाज ने समय के साथ इसे आत्मसात किया। आज पर्दा प्रथा हिंदू धर्म में बहुत ही धीरे धीरे कम होती जा रही है। ये इस सोसाइटी का गुण है, ये सकारात्मकता है इसकी। इसी तरीके से जो सती का जो प्रैक्टिस था उस पे धीरे धीरे समाज में चेतना आई और उस पे रोक लगी है। और भी बाल विवाह है
अभी ये तो कोई नहीं कह सकता कि पूरी तरह से हर चीज़ समाप्त हो गई है, क्योंकि बुराइयां कभी भी पूरी तरह से नहीं जाती। लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में बुराइयां कम हो गई हैं तो ये उस समाज के रूप में उसकी सफलता है। अब हम बात कर लेते हैं हिजाब पर। कुरान शरीफ में 7 बार हिजाब का जिक्र है। इन 7 बार में एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं है कि हिजाब महिलाओं का अभिन्न हिस्सा है या उनकी वेशभूषा में, उनके ड्रेसिंग सेंस में ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बगैर आपको बाहर नहीं निकलना है। ऐसा कहीं नहीं लिखा। 7 बार जिक्र ज़रूर है। तो इस प्रकार हिजाब को अगर हम धर्म से जोड़ें तो धर्म, दरअसल दुनिया के चाहे जितने धर्म हों, वो कभी भी आपके इस तरीके की चीज़ों से वो उन्होंने बचा के रखा है इंसानियत को कि आपका जीवन सामान्य न रह के असामान्य होने लगे। इन चीज़ों से उन्होंने हमेशा इजाज़त दी है। बस उनके सीधे सीधे कुछ वाक्य हैं कि इंसानियत के लिए अच्छा काम करिए, सच बोलिए, दूसरों की मदद करिए, नहीं कुछ कर सकते हैं तो बस दूसरों का बुरा मत करिए। अपना भले किसी का अच्छा आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप बुरा सोचिए मत, बुरा करिए मत, बस इससे अधिक कुछ नहीं। हिंदू धर्म के पुराणों में तो इस तरह से बात कही गई है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। मतलब कहने का कि बस आप 18 पुराणों में और व्यास जी के सिर्फ 2 ही वचन है कि परोपकार करिए, यही पुण्य है, और दूसरे को पीड़ा पहुंचाना ही पाप है। कुल मिलाकर हिजाब की जहाँ तक बात है तो हिजाब का यही है ओवरऑल मोटे तौर पे कहना कि हिजाब धार्मिक प्रैक्टिस का उतना महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है। जहाँ तक रही बात कानूनी तौर पर, तो कानूनन आर्टिकल 25 धर्म को अबाध रूप से मानने, विचरण करने, उसके प्रसार करने की स्वतंत्रता देता है। लेकिन यदि शैक्षणिक संस्थान है, कई सार्वजनिक सभा है जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, तो उनके अपने कुछ नियम कानून होते हैं। अगर हम उनका पालन करते हैं वहाँ पर तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। बाकी हम अपने धार्मिक जो क्रियाकलाप हैं उन पे हम उनकी खूब प्रैक्टिस करें। अपने निजी जगहों पर जहाँ हमारा समाज इकट्ठा हो वहाँ पे हम जो भी धार्मिक रीति रिवाज हैं, जो भी धार्मिक पहनावे हैं, हम उन्हें खूब पहने। लेकिन सार्वजनिक जीवन में हमें एक ऐसा बर्ताव करना चाहिए जहाँ पे सब एक दूसरे से सहज महसूस करें, एक दूसरे से अलग महसूस ना कर रहे हो हम। कुल मिलाकर अभी तो मामला कोर्ट में है और जो भी कोर्ट का होगा वो सबको मान्य होगा, जो भी निर्णय होगा। तो इंतज़ार करते हैं। धन्यवाद।